नमस्कार फ्रेंड्स, आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं मोतीलाल वापना जी, जो कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से बहुत विगत कई सालों कई वर्षों से जुड़े हुए हैं और डायरेक्ट एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर काम भी करते हैं। और इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए बहुत सारे ऐसे कार्यों में आगे रहते हैं जहां पर इंश्योरेंस एडवाइजर्स के भविष्य के ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय के ऊपर में चर्चा करने वाले हैं। आपने इस बीच में एक न्यूज देखी होगी मीडिया खबरों में, जहां पर ये कहा जा रहा है कि IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनीज को कहा है कि आप अपने एक्सपेंसेस, अपने खर्चे कम करिए और वो खर्चे आप अपने इंश्योरेंस एडवाइजर्स को जो कमीशन आप देते हैं, जो ब्रोकरेज आप देते हैं, उसको थोड़ा कम करिए। अब इस बात की क्या सत्यता है, इसकी क्या ऑथेंटिसिटी है, इसको जांचने के लिए और उस पर जो हमारे जो दिग्गज एडवाइजर्स हैं, जो वर्षों से इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने LIC को स्टार्टिंग से लेकर के अब तक एक बड़ी कंपनी के रूप में स्थापित करने में अपनी भूमिका निभाई है, उनमें से एक है मोतीलाल वापना जी। और मोतीलाल वापना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। हम जानना चाहेंगे सर, आपकी क्या भूमिका है LIC में और आप इस परिदृश्य को किस तरीके से देखते हैं। आपको क्या लगता है कि जो मीडिया खबरें आ रही हैं, क्या ये सही है, क्या ऐसा होने वाला है? और अगर ऐसा होने वाला है तो इसके लिए सरकार के पास, IRDAI के पास और क्या उपलब्ध संसाधन थे, जिसमें अगर इंश्योरेंस कंपनीज का अगर एक्सपेंसेस कम करना ही है तो उसके और क्या अल्टरनेट ऑप्शंस हो सकते हैं, इन पे भी चर्चा मैं आपसे चाहता हूं करें। और दूसरा, एज ए एडवाइजर, एज ए LIC एडवाइजर, मुझे इस न्यूज को किस तरीके से लेना है और किस तरीके से अपने काम में इसको आगे लेके जाना है अपने काम को, ताकि मेरी इनकम इफेक्ट ना हो और मेरा काम आगे को बढ़े। इस पे LIC को क्या करना चाहिए और इंश्योरेंस कंपनीज को। सबसे पहले IRDAI से आपने जो एक, मैंने देखा कि आपने एक IRDAI को बकायदा एक पत्र भेजा है, मैं चाहूंगा उसको भी थोड़ा आप डिकोड करके बताएं। उस पत्र में आपने IRDAI से क्या पूछा, किस बारे में आपने अपनी मांगे उठाई हैं, प्लीज हमारे एडवाइजर्स को थोड़ा बताइए। एक्स्ट्रा की आपकी जानकारी के लिए बता दूं। मुझे एजेंसी लेके 50 साल पूरा हो रहा है, यह साल ओके। 1976 में मैंने एजेंसी लिया था और जी। फुल टाइम LIC का ही काम करता हूं। और पिछले 34 साल से ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया में मैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट काम कर रहा हूं, 91 से लेके अभी तक। तो काफी एजेंटों से समस्या के बारे में जानकारी लेते हैं, उनसे जुड़ाव रहता है। और मैंने वो दौर देखा है जब 2000 का 1000 का बीमा होता था। आज जी। की जी। अलग चीज है, क्योंकि ये जो कमीशन का जैसे आप बोल रहे हैं, जो मीडिया में आ रहा है कि ये जनरली आ रहा है कि भाई फर्स्ट ईयर कॉस्ट ज्यादा आती है, कमीशन फर्स्ट ईयर एजेंट का कमीशन कम किया है। हम्म। अभी लोगों को जनरल प्रिस्क्रिप्शन लोगों के मन में ऐसा रहता है कि एजेंट ने एक पॉलिसी बेचा, उसको इतना कमीशन मिला। जबकि सत्य बात यह है कि जब सेक्टर ओपन नहीं हुआ था 2001 के पहले, तब एक एजेंट 25 लोगों से मिलता था तो केवल एक आदमी का बीमा कर पाता था। जब जी। सेक्टर ओपन हुआ, अवेयरनेस बढ़ी, आज की तारीख में भी अगर आप 9-10 लोगों से मिलते हैं तो एक व्यक्ति आपका बीमा लेता, आपसे पॉलिसी खरीदता है। बिल्कुल। तो मेरे को जो एक पॉलिसी का पैसा मिला, वो केवल एक मात्र उस पॉलिसी का रिम्यूनरेशन नहीं है, बल्कि मैंने जो 9 लोगों से 10 लोगों से संपर्क किया, उनके पास गया, इंटरटेनमेंट का खर्चा किया, आने जाने का कन्वेंस का खर्चा किया, और मेरा जो समय लगा उसमें, इतना सारे समय का कंपेंसेशन मुझे एक पॉलिसी में मिला। ये बात बिल्कुल गलत है कि एक पॉलिसी में उसको इतना ज्यादा कमीशन मिला। अब रही बात हम्म। खर्चा कम करने की, तो खर्चा फर्स्ट ईयर कमीशन तो आप, क्योंकि अभी ये भी मैंने मीडिया में सुना कि कमीशन को LIC स्प्रेड ओवर कर रही है। पहले साल में 27% की जगह 8% कर दो या 8%। जबकि पहले साल में एजेंट को खर्चा ज्यादा लगता है। आने अगर 8% कमीशन कर दिया, कोई भी एजेंट आपका बीमा नहीं करेगा। 1976 में जब मैं जुड़ा, तो हमारा काफी एक ये था कि मैक्सिमम लोगों को फुल टाइम एजेंट बनाया जाए, ताकि उनका रोजी रोटी चले और वो अच्छी सेवा दे सके, ज्यादा बीमा कर सके। और उसमें हम करते भी थे, कई लोगों को हमने फुल टाइम एजेंट बनाया। और हम्म। कमीशन का जहां तक 1956 में जब से LIC बनी, उस समय जो रेट ऑफ कमीशन था, आज भी वो का वही रेट ऑफ कमीशन चल रहा है। जबकि खर्चे उससे कहीं गुना ज्यादा बढ़ गए। खर्चे जब बढ़ मैं गए, मार्केट बिल्कुल। में जाता हूँ और मेरा जो खर्चा है प्रोक्योरेशन ऑफ द न्यू बिजनेस पॉलिसी, वो कई गुना ज्यादा बढ़ गया। और वही रेट कमीशन अगर कंपनी दे रही है, तो कोई भी एजेंट फुल टाइम एजेंट बनना नहीं चाहेगा। और ठीक है, बिना मन से आया। और जैसा कि आपने बताया टर्नओवर एजेंट का, आया राम गया राम, आया राम गया राम हम उस एजेंट को बोलते हैं जो एजेंसी लेता है और 2-4 साल में 5 साल में छोड़ के चला जाता है। इसका कारण क्या रहता है?
इसका कारण ही है, कोई भी व्यक्ति किसी प्रोफेशन में आता है, बिजनेस करता है, जब उसको इनकम सफिशिएंट नहीं होता है, फिर उसका मन उस बिजनेस में नहीं लगता, उसको छोड़ के दूसरा बिजनेस की ओर मुड़ जाता हूँ। तो एलआईसी एजेंट का जो प्रधानमंत्री ने भाषण में भी बताया और पार्लियामेंट में भी सवाल के उत्तर में बताया गया कि एक एलआईसी एजेंट का एवरेज कमीशन 15,000 रुपया मात्र महीना है। अब 15,000 महीने में किस आदमी का घर चलेगा, एजेंट का घर कैसे चलेगा? एक तरफ प्रधानमंत्री, आईआरडी और हम सबका सपना है कि 2047 तक जितने भी एलिजिबल लोग हैं जिनको बीमा मिल सकता है, उन सबका बीमा होना चाहिए। जी। अगर उन सबका बीमा हमें करना है तो हमें लाखों एजेंट चाहिए। लाखों लाखों एजेंट इंच। कमीशन कंपनी का, एलआईसी का नहीं है, सब कंपनियों का है। क्योंकि हम फील्ड में दौड़ते हैं तो सबको मालूम है क्या, सब कंपनी को एजेंट ऐसा ही है। अगर आज भी फैक्ट ये है, बीमा कोई खरीदता नहीं, बीमा बेचना पड़ता बेचना पड़ता है। है। आज भी बीमा नहीं पड़ता है। ठीक है, कुछ 5-10% लोग डायरेक्ट ले लेते हैं, उनका पॉलिसी कितना चल पाता है ये तो आईआरडीए खुद जानता है। रिटेंशन रेशियो जो है, जो 5 साल बाद पॉलिसी चालू रहता है, वो 50% पॉलिसी चालू रहता है, 50% 5 साल के अंदर बंद हो जाता है। तो अगर अपने को सुरक्षा देना है तो ये देखना पड़ेगा कि सुरक्षा उसको जिंदगी भर मिले, पॉलिसी टर्म में वहां तक उसका इंश्योरेंस चालू रहो, तो वो केवल एक फुल टाइम एलआईसी एजेंट ही कर सकता है। मैंने देखा कि ये बात पहली बार नहीं उठाई जा रही है। इवन आपने खुद कई बार आईआरडीआई को इस बारे में ज्ञापन सौंपा है और आपने बोला है कि सर ये चीज एडवाइजर्स के लिए एक फेवरेबल कंडीशन पैदा नहीं करती है, एक कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में लेके आ जाती है एडवाइजर्स को। मैंने देखा, इवन आपने अपने लेटर में भी इस चीज की जिक्र किया है कि पिछले कई वर्षों पहले से भी इस बारे में कई समितियों ने बकायदा सरकार को चेतावनी दी, बकायदा सरकार को एडवाइजर्स के फेवर में डिसीजंस भी लिए कि भाई आप 1956 से लेके अब तक कमीशन क्यों नहीं बढ़ा रहे, जबकि इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट बढ़ चुका है। जैसे मैं अगर मल्होत्रा कमेटी की बात करूं, डॉक्टर स्वरूप कमेटी की बात करूं, एक और हमारा सिजियान कमेटी की बात करें, इन सारी कमिटीज ने बकायदा ये बोला था कि आप जो है एडवाइजर फेवरेबल कंडीशंस बनाइए, तभी जाकर के एडवाइजर सस्टेनेबल बिजनेस कर पाएगा और टिक पाएगा कंपनी के साथ। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई है गवर्नमेंट की या आईआरडीआई की कि इंश्योरेंस कंपनीज को अगर अपना खर्चा कम करना है, क्यों एजेंट के कमीशन से ही वो भरपाई हो सकती है? क्या कोई दूसरे तरीके नहीं हो सकते जहां से हम कॉस्ट कटिंग उनको कराई जा सकती है? और एक बात जो मेरे समझ से परे है वो ये है कि आज के डेट में मुझे लगता है ऑलमोस्ट, अगर मैं एक दो पीएसयू इंश्योरेंस कंपनीज को छोड़ दूं, सारी की सारी इंश्योरेंस कंपनीज प्रॉफिट में बैठी हुई है, नुकसान में कोई भी नहीं है। बट फिर भी अगर अपनी मार्केटिंग कॉस्ट कम करने की बात आ रही है तो एडवाइजर के कमीशन पर ही आकर क्यों अटक जाते हैं ये लोग? इसके पीछे आपको क्या क्या चीज नजर आती है? कि पीछे का कारण यह है कि एलआईसी का एजेंट का जो कमीशन है लोगों को दिखता है, बार बार आईआरडीए भी बोलता है, लोग बोलते हैं कमीशन है, और कई लोग एलआईसी ये भी बोलती है कि साहब हम्म। देखो फला एजेंट इतना कमा रहा है। तो फिर मुझे कहना पड़ता है सर, हर एक आदमी हिंदुस्तान में अंबानी नहीं है, अडानी नहीं है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी बनती है वो कॉमन मैन को ध्यान में रख के बनाई जाती है। ऐसा नहीं कि सब अंबानी अडानी अंबानी को, पैसे वालों को ध्यान में रख के बनाई जाती है। तो मेरा बिल्कुल। ये इच्छा है और हमारे फेडरेशन की इच्छा है कि इस देश में इंश्योरेंस जितना होना चाहिए उतना हुआ नहीं है, तो उसके लिए लाखों एजेंट हमें और चाहिए। तो जितने अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, बेकार है, उनको अगर अच्छा रेम्युनरेशन मिले जिससे उनका घर चल सके, सफिशियंट पैसा मिले, तो इस प्रोफेशन में आ सकते हैं। अगर वो आ गए तो इंश्योरेंस का जो फैलाव है और हम सबका जो सपना है 2047 में सबका इंश्योरेंस होना चाहिए, वो पूरा होगा। क्योंकि अगर फुल टाइम एजेंट नहीं रहेगा, आफ्टर सेल्स सर्विस इंश्योरेंस में सबसे ज्यादा जरूरी है। बीमा बेचने के बाद अगर आप पार्टी कॉन्टेक्ट में नहीं रहे, पार्टी को कभी कोई काम है, एड्रेस चेंज है, लोन है, या कुछ भी काम है, उनको रिमाइंड भी करना पड़ता है कि साहब आपका प्रीमियम भरना है। एक तो फेस टू फेस रिमाइंडर अलग चीज है, और एक आपने मैसेज भेजा वो अलग चीज है। आज भी एजेंट जैसी मैसेज भेजती है, फिर भी पुलिस वाले पूछते साहब प्रीमियम भरना है क्या? हम लोगों को फॉलो करते हैं, फोन करते बिल्कुल। हैं, करेक्शन करते हैं, ऐसा है। उसकी इसलिए एक यदि कॉस्ट इन्वॉल्व है। पोस्ट हमारे उसमें इन्वॉल्व है, आज रिन्यूअल कमीशन जो मिलता है वो भी सफिशियंट नहीं है, कैसे करेंगे हम काम? आज जितने लोग हैं ना, फुल टाइम पेड एजेंट ज्यादा थे, अब उन्होंने क्या किया, एजेंसी भी रखा, साथ में दूसरे 10 प्रोफेशन और रुपया लिए, तो जितना ध्यान एलिजिबिलिटी दे सकते थे वो दे नहीं पाते, ध्यान नहीं दे पाते, तो बीमा कम होता है, बीमा कम होता है तो लोगों की जो जो लोन जो जिनको कवर नहीं मिला उनकी संख्या तो बढ़ती जा रही है। तो ये मेरा कहना का ये कि आप जो काम करता है ना उसको अच्छा पैसा दो, ताकि लाखों लोग, करोड़ों लोग बेकार है इस देश में, और हर गांव में है
हर शहर में ऐसे लोग बैठे हैं, उनको अगर कन्विंस किया जाए। प्रधानमंत्री ने भी एक स्कीम निकला कि बीमा सखी योजना, जो महिलाओं के लिए है, उसमें स्टाइपेंड मिलता है 3 साल, और कम से कम 24 पॉलिसी उनको करना पड़ता है। तो 24 पॉलिसी करने का इसलिए क्यों रखा एलआईसी ने? इसलिए रखा कि अगर वो 24 पॉलिसी करेगी हर साल, तो उसका रिन्यूअल कमीशन बिल्ड होगा, उसको काम करने में इंटरेस्ट आएगा। जब रिन्यूअल आएगा, बिल्कुल। पैसा आएगा, तो हर एक आदमी को काम इंटरेस्ट होता है। अभी हम्म 8% एलआईसी का जो क्राइटेरिया है कोटा का, वो 6 पॉलिसी है। हम्म साल में 6 पॉलिसी करेगा उसका एजेंसी चालू, और 6 में से अगर कोई आदमी एक पॉलिसी कर दिया, 1 लाख रुपया लाया, तो भी उसकी एजेंसी चालू। अभी एक पॉलिसी करने में उसको क्या पैसा मिलेगा, वो क्यों इंटरेस्ट लेगा एलआईसी के काम में? सही तो बात। इसका क्या रहता है कि हमें चाहिए फुल टाइम एजेंट जो अच्छा सर्विस दे सके और अच्छी तरह से बीमा बेच सके। तो ये जो चीजें रहती है, कई बार क्या रहता है, रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। हमने डॉक्टर कराड़ साहब जो पहले वित्त मंत्री, राज्य मंत्री थे, उनसे 3 बार मीटिंग की, एक बार दिल्ली में, 2 बार औरंगाबाद में। तो स्पेशली मीटिंग के लिए उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गया, हमारे साथी साथ में आए। तो जब मैंने उनको बताया साहब 1956 में जो कमीशन रेट है वही आज चल रही है, तो उनको सरप्राइज हुआ, बोले ऐसा कैसे है? मतलब पूछिए एलआईसी को, खर्चे सबके हम्म लगते हैं, सबके खर्चे बढ़ रहे हैं, फैमिली एजेंट का फैमिली भी खर्चा बढ़ रहा है, स्टाफ का भी बढ़ रहा है, सबका बढ़ रहा है, तो फिर एजेंट को इग्नोर क्यों करता है? हमारा अगर कमीशन से लिंक कर दो आप, जिससे महंगाई बढ़ेगी, कमीशन बढ़ेगा। एक्चुअली हम्म देखा जा रहा है तो एजेंट आज जो है ना, जितने भी एजेंट हैं, उसमें पार्ट टाइम ज्यादा है, फुल टाइम काम करने वाले कम है। क्यों? बिल्कुल। अगर आपको फुल टाइम काम करने वाले जब तक लोग नहीं आएंगे, न तो अच्छी सेवा दे पाएंगे, न अच्छी तरह से उनको पॉलिसी बेच पाएंगे। तो टर्नओवर, जैसा कि आप चीज कर रहे थे, मैंने बताया, हर साल 3 लाख एजेंट लगभग एवरेज मैंने डाला था लेटर। 10 साल में 3 लाख एजेंट, 21 लाख एजेंट छोड़ के गए। और ये पिछले 10 साल का तो खैर एग्जाम्पल दिया है। 1956 के बाद, जब से मैंने एजेंसी लिया 76 के बाद में, और जब हम्म 90 फेडरेशन का काम कर रहा हूँ, हम्म इतने एजेंट जितने आते हैं छोड़ के चले जाते हैं। वो रिटर्न क्यों नहीं करते? रिटर्न नहीं करने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि उनको सफिशिएंट रिम्यूनरेशन नहीं मिलता है। अगर पैसा मिलेगा तो कौन प्रोफेशन छोड़ के जाएगा? मुझे तो ऐसा लगता है सर कि न सिर्फ एलआईसी की, अगर मैं मतलब मैं किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का एग्जांपल लेके दें, अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी अपने एजेंट्स को रिटेन नहीं कर पा रही है ड्यू टू एक्स वाई जी रीजंस, नॉट ओनली कमीशन, ड्यू टू एक्स वाई जी रीजंस इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग, अदर रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन, कमीशन या ग्रेचुइटी या कोई पेंशन स्कीम या कोई ऐसी वेलफेयर स्कीम जो उनको देनी चाहिए वो नहीं दे रही है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें वो इंश्योरेंस कंपनी अपना पैसा बचा नहीं रही है। और क्योंकि वो जितनी नई हायरिंग करवाएगी उसमें भी इनडायरेक्टली पैसा लग रहा है, नए नए डेवलपमेंट ऑफिसर्स रिक्रूट करने पड़ेंगे, उनको अलग से पैसा देना पड़ेगा, ट्रेनिंग का पैसा अलग से जाएगा। क्यों ना हम उस पैसे को यूटिलाइज करें अपने पुराने एडवाइजर्स को रिटेन करने के लिए, बिकॉज कॉर्पोरेट में भी एग्जैक्टली यही रूटीन फॉलो होता है। आज की डेट में जितने कॉर्पोरेट्स हैं, अगर वो प्रॉफिटेबल हैं तो उन्होंने एक चीज इंप्लीमेंट करी है, अपने वर्कफोर्स को उन्होंने मेंटेन करने की कोशिश करी है कि अगर मैंने अपना वर्कफोर्स खुश कर रखा है, सही सैलरी हाइक दे रहे हैं, सही इंश्योरेंस दे रहे हैं, सही पीएफ दे रहे हैं, तो डेफिनेटली वो बंदा छोड़ के नहीं जाता। आई थिंक मैं को मतलब ऐसा उम्मीद करता हूं कि एलआईसी इस मैनेजमेंट इस चीज को समझे कि अगर हमने पुराने एडवाइजर्स को रिटेन करना है तो हमें उसको खुश करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज मैं आपसे थोड़ा हटके सवाल ये पूछना चाहता हूँ, हम बात यहाँ पर एलआईसी की कर रहे हैं ठीक है, बट हमारे चैनल पर 70,000 एलआईसी एजेंटों के साथ साथ कुछ हजार प्राइवेट इंश्योरेंस एडवाइजर भी जुड़े हैं, जिनका सवाल आपसे ये हो सकता है कि सर जी ये चीज तो यार एलआईसी के लिए तो लियाफी है, एलआईसी के लिए एक ऐसी यूनियन है जो बार बार सवाल उठाती है एडवाइजर्स के फेवर में और अपने कॉरपोरेशन के साथ बातचीत करने की, नेगोशिएशन करने की कोशिश करती है, बट प्राइवेट में ऐसी कोई यूनियन भी नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि प्राइवेट वाले किस तरीके से, या प्राइवेट में क्या उन्होंने 1956 से या जब भी उनकी कंपनियां स्टार्ट हुई होंगी तब से अभी तक क्या वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड कमीशंस दे रहे हैं? क्या वहां पर चीजें अच्छे से चल रही हैं? क्या प्राइवेट के इंश्योरेंस एडवाइजर्स खुश हैं? एलआईसी एडवाइजर और प्राइवेट एडवाइजर्स के अगर हम एक छोटा सा कंपैरिजन करें, आपको क्या लगता है? क्योंकि आपने आईआरडीआई ने इंश्योरेंस कंपनीज को ये बोला है कि आप अपना खर्चा कम करिए और कमीशन थोड़ा कम करिए। क्या आईआरडीआई ने ऐसा बोला कि एलआईसी का करिए? अगर इंश्योरेंस कंपनीज को बोला है तो प्राइवेट भी आएगी होंगी उसके अंदर में, और प्राइवेट वाले एलआईसी से ज्यादा कॉस्ट कटिंग करवाएंगे। सर, आपने बहुत अच्छी बात बोली। जो उनके पुराने जो वर्कर है या ऑफिसर है एलआईसी में, और मैं अक्सर ये बात कहता रहता हूँ कि किसी कंपनी की असली ताकत उसके पास कितना पैसा है वो नहीं है,
कंपनी की असली ताकत वो है जो डेडिकेटेड वर्कर है, सिंसियरली और ऑनेस्टली जो कंपनी के लिए दिन रात काम करते हैं, वो सबसे बड़ा पूंजी कंपनी का होता है। आप देखिएगा कोई भी कंपनी ज्यादा बिल्कुल पैसे से बिल्कुल। नहीं चलती, डेडिकेशन से चलती है। और अगर पुराने एजेंट जो है एलआईसी में, जो फुल टाइम काम कर रहे हैं वर्षों से, वो एलआईसी के लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट एसेट है। अगर एलआईसी ने उसका ध्यान नहीं दिया तो धीरे धीरे वो भी डाइवर्ट होते जाएंगे। आज एलआईसी ने जब प्राइवेट सेक्टर ओपन हो रहा था, तो एक अमेरिकन कंपनी को एलआईसी ने एडवाइस रखा, बूज एलन एंड कंपनी थी अमेरिका, उसको फीस दिया कि आप हमें सजेशन दो क्या करना चाहिए, सेक्टर ओपन हो रहा। तो कंपनी ने सब रिपोर्ट देखी, उसमें उन्होंने रिकमेंड किया, जहां तक मुझे जानकारी, मुझे रिपोर्ट मिला कि 20% लोग आपके एलआईसी में 80% धंधा कर रहे हैं, और 80% एजेंट मिलकर टोटल 20% धंधा कर रहे हैं। जो 20% 80% धंधा कर रहे हैं, उनका एलआईसी को विशेष ध्यान रखना ना चाहिए। ये अगर नाराज हो जाएंगे तो एलआईसी के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। हमारा काम ये नहीं है, हम बिल्कुल ये नहीं बोलते जो काम, जो ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, जो रिटर्न कर रहा है 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल, जितने जिससे अपने गोल्ड जिंदगी के गोल्डन ईयर एलआईसी को दिए, उन लोगों का एलआईसी तो ध्यान रखें, कोई स्कीम निकाले। और जो स्कीम अभी है वो पर्याप्त नहीं है, जो रिम्यूनरेशन मिल रहा है जैसे क्लब मेंबरशिप है, वो भी सफिशिएंट नहीं है। तो ऐसा रहता है कि हमें पास वर्क बाहर, हमें एक डेडिकेटेड वर्क फोर्स चाहिए। और इंश्योरेंस आप देखेंगे कितना भी ऑनलाइन लेके आओ, बीमा सुगम कुछ भी लेके आए, उससे कुछ इंश्योरेंस क्या है, एक सेंटिमेंटल है। आप बात करेंगे, बराबर है, तो आप बिल्कुल बिल्कुल। कस्टमर क्या बोलेगा, हाँ या ना बोलेगा, लेकिन आप उससे हम्म, आर्ग्यूमेंट में आप उनको कन्विंस कर सकते हैं। कंप्यूटर कैसे कन्विंस करेगा उनको? सही और बात। कंप्यूटर में प्राइस आएगी, इसकी प्रीमियम 1000, इसकी 900, इसकी 800, इसकी 500, इसके प्लस माइनस पॉइंट है जो प्रोडक्ट के, वो तो एजेंट ही बताने वाला है। तो हम्म एजेंट तो आज भी ज्यादा विश्वास करते हैं। जहां तक एलआईसी का सवाल है, 95% बिजनेस एलआईसी का केवल एजेंट के द्वारा होता है। मेरे चैनल है, टाइप अप किया बैंक से, वो किया, डायरेक्ट मार्केटिंग किया, सब करने के बाद में भी आज भी 95% बिजनेस, और ऐसे जो एजेंट है डेडिकेटेड, वो एलआईसी की बड़ी एसेट है। मैं तो एलआईसी से भी कहना चाहूंगा कि ऐसे जो एजेंट आपके पास है, आप उनको फुल टाइम बनाओ, उसको अच्छा रेम्यूनरेशन दो, बराबर है, ज्यादा काम करेगा ज्यादा पैसा मिलेगा। और कमीशन कॉस्ट हम्म कटिंग का क्या, जैसे आपको एग्जांपल देता हूं मैं, अभी आनंदा ऑनलाइन पॉलिसी बनती है आनंदा में, एलआईसी में हम्म सब कुछ एजेंट करता है, एलआईसी को कुछ नहीं करना हम्म है। 2014 में हमारी मीटिंग थी एलआईसी मैनेजमेंट के साथ में, उन्होंने बताया कि साहब एक पॉलिसी का हमारे को 1200 से लेकर 1400 रुपया खर्चा आता है, पॉलिसी फीड करते हैं, प्रपोजल आता है, सब एंट्री करने के बाद में पास होने तक। आज आनंदा बना आपका, आनंदा में तो एजेंट को कुछ मिल नहीं रहा है, हम्म बराबर। वो बिल्कुल। कॉस्ट एलआईसी बची ना, जो आनंदा एजेंट कर रहा है, वो कॉस्ट हम्म एलआईसी बची। पहले कैश काउंटर पे प्रीमियम कलेक्शन करते थे, 20-25 रुपया कॉस्ट आती थी प्रीमियम की, अभी लोग ऑनलाइन भर रहे हैं, वो कॉस्ट बच गई। तो बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी अगर कोई कंपनी अपनाती है तो उसकी कॉस्ट कटिंग की जा सकती है। मैनुअल काम नहीं होता, चिट्ठी भेजो, प्रीमियम नोटिस भेजो, डाक से भेजो, वो नहीं चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऑलरेडी कॉस्ट, इन कॉस्ट कटिंग का फायदा एजेंट को मिलना चाहिए जो बिजनेस लेके आ रहा है। और डायरेक्ट कोई भी कंपनी कितने भी सॉफ्टवेयर लेके आएगी, प्रचार करेगी, लेकिन इंश्योरेंस फेस टू फेस मिलता है। ये एक मानसिक रूप से संवेदनशील विषय है कि इंटेंजिबल प्रोडक्ट है, तो लोगों को मालूम नहीं पड़ता पॉलिसी से मुझे क्या लेना है, पॉलिसी से मुझे क्या फायदा है। जब कोई बिल्कुल। तकलीफ में आता है, सबसे पहले पॉलिसी सरेंडर करता है, वो हम्म उसको कुछ नहीं मिला, दूसरी चीज नहीं मिलेगा, पॉलिसी सरेंडर करेगा। तो क्योंकि उसमें एजेंट काम आता है, एजेंट समझ देखो इस तरह रिस्क कवर बंद हो जाएगा, कल कुछ हो गया तो फैमिली तकलीफ में आ जाएगी, तो एजेंट उसको सरेंडर करने से रोकता है। कई बार लोगों को समझने के बाद पुलिस सरेंडर करना लोग बंद कर देते हैं, और दूसरे तरीके से पैसा का झूठा लेते हैं वो लोग। तो एजेंट एजेंट है, एजेंट का काम रोल ही पूरा अलग है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि एजेंट के बारे में ही हमेशा सोचा जाता है कि कमीशन कम करो, ये करो वो करो। अगर कमीशन कम बराबर सफिशिएंट मिला होता तो 3-3 लाख एजेंट साल तक छोड़ के जाते क्या? कोई भी एजेंट, मैं भी एजेंट बना तो पैसा कमाने के लिए बना। अगर मुझे सफिशिएंट पैसा मिल रहा है, क्योंकि हम उस उम्र में मेहनत करते हैं 50 साल पहले से, यूनिट बनाई, हम्म दम तक, ऐसा नए लोगों को क्या रहता है, ये टाइम लगता है जमीन सेट होने में, और पैसों से उसको पैसा ही नहीं मिला, वो क्यों काम करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो हमने बात कर ली सर, क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या रियलिटी है, एलआईसी को क्या करना चाहिए और क्या कर रही है, आईआरडीआई को क्या करना चाहिए, आईआरडीआई क्या कर रहा है। अब एक मेन गहरे सवाल की तरफ, और लास्ट सवाल मेरा ये रहेगा कि एजेंट करे तो क्या करें। क्योंकि मैं एज अ एडवाइजर और एज अ इंश्योरेंस कोच पिछले 1 साल से मैं एवरी सिंगल डे, मैंने एक दिन का भी गैप नहीं किया, एक दिन मतलब एक दिन का भी गैप नहीं किया,
और रोज सुबह, अब तो पिछले साल में रात को 9 बजे 8 बजे लाइव क्लास पढ़ाता था फ्री में। इस बार तो मैंने अपना चैलेंज और ज्यादा कठिन करते हुए सुबह 5 बजे से मैं क्लास देने आ जाता हूँ। और मैं किसी से कोई पैसा भी नहीं ले रहा हूँ, मैं पूरा 365 दिन फ्री में इंश्योरेंस एडवाइजर्स को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। 90% मेरे LIC एडवाइजर मेरे ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो ये तो मेरा कंट्रीब्यूशन एज अ LIC एडवाइजर। वो इन सिचुएशंस में कई बार नेगेटिविटी जो मार्केट में फैल जाती है, या उसको डर का अनुभव होता है इन चीजों को देख करके कि यार कल को मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतना सुबह रोज पढ़ा रहा हूँ उसको, तो आपको क्या लगता है उसको एज ए एडवाइजर क्या करना चाहिए ताकि उसका इनकम इफेक्ट ना हो? क्योंकि गवर्नमेंट को जो करना है वो तो करेंगे, हम इस पे ज्यादा चर्चा कर सकते हैं, हम ज्ञापन दे सकते हैं, हम थोड़ा वीडियोस के माध्यम से अपनी राय, एडवाइजर्स की राय को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन फाइनल डिसीजन तो मैनेजमेंट को लेना है या IRDAI को लेना है। लेकिन एज ए एडवाइजर, मेरे एडवाइजर का बिजनेस कम ना हो, मेरे एडवाइजर की इनकम इफेक्ट ना हो, उसके लिए एडवाइजर को क्या करना चाहिए? एक तो जैसे आप ट्रेनिंग का काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम है, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के कोई इंश्योरेंस बेच नहीं पाता है। ट्रेनिंग जो है इंश्योरेंस के लिए बहुत जरूरी है। हमने भी 1988 में जयपुर में जीवन विद्या ट्रस्ट करके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला, आज भी चल रहा है। वहाँ एजेंट को ट्रेनिंग देते हैं। वो इंस्टीट्यूट केवल एजेंट ने बनाया, एजेंट के द्वारा ही पूरे सब ट्रस्ट उसमें एजेंट ही है। इस LIC एजेंट के अलावा दूसरा कोई ट्रस्ट नहीं बन सकता। ऐसा है, तो आज भी लोग प्रीफर करते हैं ट्रेनिंग को। तो ट्रेनिंग के बिना तो एजेंट काम कैसे करेगा? रोज नए चेंजेस आ रहे हैं, लोगों की बिल्कुल। प्राथमिकता बदल रही है। तो लोग जैसे आजकल मोबाइल में उससे सुख विलास की चीज में खर्च करते हैं, उसको डाइवर्ट करके इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस बताए, उसको इंश्योरेंस में पहले रहना पड़ेगा। ये तो बोलेगा इंश्योरेंस में क्या फायदा। ये तो हम्म। इंटेंजिबल एजेंट की इंपॉर्टेंस मतलब बनी रहेगी। मेरा सरकार से भी अनुरोध है, IRDAI से भी है, LIC से भी है, कि जो आपके एजेंट है वो एक बार आने के बाद में प्रोफेशन छोड़ के नहीं जाए, अच्छा काम करे, उनको रिम्यूनरेशन मिले। सबसे बड़ा काम कोई भी बिजनेस में पैसे का मोटिवेशन होता है। आप कितना भी हम्म। उसको अच्छा बना दो, उसको बादशाह बना दो, इन्वेस्टर बोल दो, कुछ भी बोल दो, लेकिन अगर पैसा नहीं दोगे वो ज्यादा टिकेगा नहीं, क्योंकि पैसे से, हाथों से पेट नहीं भरता है, अल्टीमेटली तो पैसा चाहिए। तो एजेंट का बिल्कुल। घर अगर चलेगा पूरा फुल टाइम से, वो खुद का ऑफिस रखेगा, सर्विस देगा लोगों को। और इसमें ऐसा है हमारा, आपको मालूम है, जो भी कमीशन हमारे को मिलता है टैक्सेबल है। आज हाई टैक्स ब्रैकेट में जाने वाले को तो 30-35% कमीशन चला जाता है, फिर हम्म। खर्चा जाता है। तो एजेंट कहाँ से पैसा चलाएगा? समझ गए ना? तो मेरा आपसे एक एजेंट टिके रहे। हम एज ए फेडरेशन हम कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट से बात करें, मिनिस्ट्री से बात करें, IRDAI से बात करें, चिट्ठी लिखा है। अगर मौका मिला हम जाकर उनको कन्विंस करेंगे, क्योंकि ये चिट्ठी लिखने से कुछ नहीं होता। चिट्ठी तो एक उनके ध्यान में मैटर लाए हैं। अगर जब आपने सामने बैठते हैं, उनके मन में कई चीजें वो हम क्लियर करते हैं, हमारे मन में कई चीजें वो क्लियर करते हैं, फिर लेकिन सर इस आपस में पे बैठ मैं के। माफी चाहूंगा, इस पे मैं एक काउंटर क्वेश्चन करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे, यानी कि पिछले साल मैं खुद आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बता रहा हूँ कि मैंने लियाफे के एकीकरण के लिए ऑलमोस्ट सभी लियाफे के जो नेशनल लीडर्स हैं, एक एक करके पहले इंटरव्यू लिए, और फिर मैंने ग्रुप कॉल पे भी उनको जोड़ने की कोशिश की। क्योंकि एडवाइजर की ये राय थी कि सर हम अलग अलग तरीके से प्रयास कर रहे हैं और वो हो नहीं पा रहा। कोई जाता है, वो सेंट्रल ऑफिस में जाता है, और उसकी क्या बातचीत होती है एक व्हाट्सएप में हमें बता दिया जाता है, जिसकी सत्यता की कोई पुष्टि नहीं हो पाती है। तो फिर हमने ये कोशिश की सबके इंटरव्यूज देने के बाद में, बट वो बात सफल नहीं हो पाई। तो इसमें एडवाइजर को आप कैसे कन्विंस करेंगे एज अ लियाफी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि हम आपके लिए जो काम कर रहे हैं वो इफेक्ट उसका कुछ आ रहा है? क्योंकि बहुत सारे एडवाइजर्स इस बारे में भी आपकी राय जानना चाहेंगे कि लियाफी हमें किस लेवल पे सपोर्ट कर रहा है, क्या एग्जैक्टली वो, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है सेंट्रल ऑफिस में मैनेजमेंट के साथ बैठने की। क्योंकि 2-3 इंस्टेंसेस ऐसे हो चुके हैं 1 साल के बीच में, जहां पर हमने जो सवाल एज ए एडवाइजर, मैं अपनी बात भी करूं, हमने जो लीडर से सवाल पूछे, जब वो मीटिंग में जा रहे थे, ये बात मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ जो मैंने नोटिस की है, क्योंकि मैं अनबायस बात करता हूँ, ना किसी के पक्ष में ना किसी के विपक्ष में। तो मैंने जब इंटरव्यू लिया, तब उन लीडर्स का बात करने का तरीका बहुत डिफरेंट था, हमारे फेवर में था, एजेंट्स के फेवर में था। बट द मोमेंट उनकी मीटिंग करके जब वो आए और मैंने उनको बोला कि अब एक और इंटरव्यू आपका लेना है, तो मुझे किसी ने इंटरव्यू भी नहीं दिया, और बस फोन पे ये सांत्वना दे दी कि ऐसा है वैसा है। तो इस पे आप क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा जी, 91 से मैं सेंट्रल बॉडी में हूँ या की कम से कम 20 बार मैं सेंट्रल ऑफिस में जो मीटिंग होती है उसमें भाग ले चुका हूँ। जोनल ऑफिस में भी 15-20 बार भाग ले चुका हूँ मेरे जोन में। तो कैसे क्या होता है, कोई भी चीज अपन मांगते हैं,
सरकार से चाहे एलआईसी से, उसको लॉजिकली मांगना पड़ता है कि आप ये देंगे तो क्यों देना चाहिए, मुझे क्यों मिलना चाहिए। अभी वो लीडर जा रहे हैं, उन्होंने कैसे उनको अपने चीज को पुटअप किया मुझे नहीं मालूम है, बट वेन आई वॉज गोइंग इन मीटिंग विद और प्रेसिडेंट मिस्टर एच एम जैन, जो भी दुनिया में नहीं है, उन्होंने जितना सपोर्ट किया, उनके पास एक एक फैक्ट रहता था, उनके पास एक एक दो दो डॉक्यूमेंट रहते थे, उनके पास एक फैक्ट रहता था, लॉजिक रहता था कि ये चीज आप देंगे तो इससे एजेंट को ये फायदा, संस्था को ये फायदा है, सरकार को ये फायदा, देश को ये फायदा है। तो जो भी है, जब भी हम कुछ मांगने जाते हैं तो अपने को जस्टिफाई करना पड़ता है कि आप मुझे ये दे रहे हैं तो मैं इससे आपका कहीं गुना आपको लौटा रहा हूँ, देश को लौटा रहा हूँ, सरकार को लौटा रहा हूँ। तो हर एक आदमी का बात करने का अपना अपना तरीका रहता है। आई डोंट नो हाउ मच दे आर गोइंग विद फुली इक्विप्ड विद नॉलेज एंड स्टैटिस्टिक्स, आई डोंट नो। बट जब मैं जाता था और मैं जाऊंगा तो मैं लॉजिकली बात करूंगा, क्योंकि मुझे देश के लोगों का अनएम्प्लॉयड एलएससी का भी पूरे देश में बढ़ाना है, जो बिल्कुल नहीं है। आज कंपनियां 100% अपनी कंपनियां क्यों आ रही, अगर एलआईसी ने सब कवर किया तो आने का जरूरत ही नहीं था। कि हम जरूरत अभी, नहीं। हाँ, तो हमारा जो ग्रोथ हुआ ना वो वर्टिकल हुआ, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ नहीं हुआ, इसके लिए इतनी कंपनी आ रही है। तो मेरा तो एक चीज है, कोई भी चीज मैं मांगता हूँ ना तो जस्टिफाइड मांगता हूँ, हमें बातें नहीं करता। जैसे हमारे कुछ लोगों ने मांग लिया, कुछ भी कोरोना में मर गया, इतना पैसा दे दो। अरे एजेंट को कैसे कैसे कुछ भी करो, कुछ भी मांगते, ऐसा नहीं चलता सर, ये चैरिटी नहीं है। एलआईसी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी एलआईसी एजेंट को देगी वो ये भी देखेगी कि मैं दे रहा हूँ तो कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं है कारपोरेशन को, समझ गए ना। तो हमारा शुरू से जेन साहब के साथ में जाते थे तो एक लॉजिकल रहता था कि मैं ये चीज मांगूंगा तो एजेंट टिकेगा, टिकेगा तो धंधा लाएगा तो एलआईसी का बिजनेस बढ़ेगा, देश का विकास के लिए देश को पैसा मिलेगा, लोगों को सुरक्षा मिलेगी। सब कंपोजिट सोचना पड़ता है, खाली एक नहीं मेरा पेट बनेगा, एलआईसी का नुकसान होगा या सरकार का नुकसान होगा, वो नहीं सोचना पड़ता। सबका फायदा होना चाहिए, विन विन सिचुएशन, बिल्कुल, सबको विन-विन फायदा। सिचुएशन। तो हम जब भी जाते हैं, पर्टिकुलरली माई सेल्फ और माई ग्रुप, वी आर हवा में बातें नहीं करते हम लोग, तो साहब ये दे दो वो दे दो। क्योंकि जब मेरी को उपलब्धि, आप जो बोले ना कुछ बताया नहीं मीटिंग में, उपलब्धि कुछ होगी तो बताऊंगा। मैं अगर जाके आया तो मुझे कुछ उपलब्धि हुई, और सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से एलआईसी मैनेजमेंट को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, स्पेशली तो जो नए चेयरमैन आए अभी दोरे स्वामी जी, उनका पूरा 3 साल का कार्यकाल है, बहुत लंबा कार्यकाल इनका मिल रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील भी करता हूं उनसे कि उन्होंने सबसे पहला काम जो क्लब कमीशन कोरोना के बाद में बनते हैं वो शुरू किए, जो 25 साल एजेंट उनका सम्मान किया, और आप सिल्वर मेडल दिया जाता है पब्लिक के एजेंट के सामने, और जो कुछ बेनिफिट भी उन्होंने बढ़ाए। तो मैं ईडी से भी बात किया है सेंट्रल ऑफिस में, तो मैं बोला साहब आप पेमेंट किए, हम हमारा फीडबैक देते हैं, क्योंकि एजेंट क्या रहता है कोरोना के टाइम से कुछ उनका नहीं है, कुछ बेनिफिट जो 16 में बढ़े थे अभी तक वही है, 16 के बाद 25 में 9 साल में काफी इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो हम बात करेंगे। और हम चाहेंगे कि ऐसे है, इसलिए क्या रहता है कि हम अपने लिए फायदा नहीं सोचते, पॉलिसी होल्डर का भी फायदा होना चाहिए, एलआईसी का होना चाहिए, एजेंट का होना चाहिए, सरकार का होना चाहिए, देश का विकास होना चाहिए। ये हमारा अभी ध्येय रहता है, ये हमारा दृष्टिकोण रहता है। ऑलराइट, ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। अभी आने वाले महीनों में आपके ऑर्गेनाइजेशन के एलआईसी एडवाइजर्स के प्रति कौन सी ऐसी डिमांड को लेकर के आप प्लान कर रहे हैं कि आपकी मीटिंग कॉरपोरेशन के साथ में हो, जिन पर गहन चर्चा हो और डिबेट हो, और एलआईसी एडवाइजर्स के फेवरेबल कंडीशंस लेके आने की कोशिश है? ऐसे कुछ पॉइंट्स जो आप शेयर करना चाहेंगे एडवाइजर्स को? अभी जो क्लब मेंबरशिप है एलआईसी की, उसमें क्राइटेरिया जो है, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया एंड कंट्रीब्यूशन क्राइटेरिया, उसको थोड़ा चेंज लाना है, वो मेरा विचार है। इसका कारण क्या है, हर चीज अभी प्रीमियम बेस हो गई है। जैसे एलआईसी या चेयरमैन क्लब का 40 लाख होना चाहिए साल में, बराबर है, कई लोगों का 40 लाख नहीं होता, लेकिन उनका प्रीमियम बहुत ज्यादा हो जाता है। तो मेरा ये डिमांड रहेगा कि जिसकी लाइफ 10 से 20 हुई या 15 या 10 हुई, लेकिन प्रीमियम उसके हिसाब से ज्यादा हो गया, तो वो भी क्लब मेंबरशिप के लिए एंटाइटल होना चाहिए। सेकंड चीज है, इनफोर्स पॉलिसी 600 होनी चाहिए, बराबर है। आज जैसे आज मैं 50 साल से काम कर रहा हूँ, तो मैं पहले 150-200 पॉलिसी साल का बेचता था, अभी एज के हिसाब से 25-50 बेचता हूँ, तो 150 पॉलिसी मेरी पूरी हो रही है और 25 नहीं बन रही है, तो नंबर ऑफ फोर्स पॉलिसी तो कम होने वाली है। तो बिल्कुल। जो एजेंट जिसका रिन्यूअल कमीशन अच्छा आ रहा है, एक सर्टेन अमाउंट उसके रिन्यूअल कमीशन अच्छा आ रहा है, इसका मतलब सर्विस दे रहा है, लोगों से टच में है। तो अगर रिन्यूअल कमीशन उसका अच्छा आ रहा है और 600 लाइफ फोर्स में नहीं है, कम है, तो भी उसको क्लब मेंबरशिप चैनल का मिलना चाहिए। ये दो चीजें मेरे चीज में ध्यान में है। प्लस जो चैनल बेस को ऑफिस अलाउंस मिलता है, आज 16 में आप ऑफिस के खर्चे, पर्टिकुलर मेट्रो सिटी में आप देखेंगे कंप्यूटर के बिना काम चलता नहीं है, कंप्यूटर के खर्चे इतने बढ़ गए, अब 10,000 में कुछ होता नहीं है, एलआईसी 10,000 देती है। तो बेनिफिट भी बढ़े, जो ज्यादा काम करे उसको ज्यादा पैसा मिले,
हमें इसको नहीं बोलते आप फ्री में दे दो, चैरिटी नहीं है बिजनेस में। जो ज्यादा काम करेगा वो ज्यादा पाएगा, ये हमारा ध्येय रहेगा। और एजेंट ज्यादा से ज्यादा लोग क्लब मेंबर का मतलब है कंसिस्टेंट वर्कर। 72 में जब क्लब मेंबरशिप बना था, टीए पे उसमें चेयरमैन थे एलआईसी के, उनके फेडरेशन ने बात की थी पूरी दुनिया में क्लब मेंबरशिप केवल एलआईसी में किधर भी नहीं है। उसका एक ध्येय था कि जो एजेंट रेगुलर काम करता है उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाए, उसको एक्स्ट्रा सम्मान दिया जाए, उसको ऑफिस की खर्चा दिया जाए, उसको हाउस लोन दिया जाए, गाड़ी दी जाए, उसमें उद्देश्य था। तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग एलआईसी के लाभों का फायदा लें और अच्छा बिजनेस करें तो मिलेगा, बाकी तो मिलने वाला नहीं है, ये को फ्री में जी जी मिलता है एवरीथिंग। इवन सिंगल रुपीज अर्न बाय द एजेंट नॉट पेड बाय द एलआईसी। अगर मैं अर्न करूंगा तो मुझे मिलेगा, नहीं क्या तो नहीं मिलेगा। तो जो क्राइटेरिया बिल्कुल उसमें चेंज करना है, बेनिफिट बढ़ाने की बात करनी है। दूसरा एक बेडी क्लेम जो हमारा बहुत कम है, बेडी क्लेम 5 लाख का है चेयरमैन करने पर, आज के जमाने में 5 लाख में कुछ होता नहीं है। तो उसका हम पेमेंट कर रहे हैं, उसका हम पेमेंट कर रहे हैं, फ्री में नहीं है, उसका हम ग्रुप में पेमेंट कर रहे हैं। आप हमारा 25 लाख का 25 लाख का मेडिकल हम करो, 20 लाख के साथ हम प्रीमियम भरेंगे, अपना शेयर देंगे आपको। आज 5 लाख में इलाज भी नहीं होता, और फिर जो ग्रुप बिल्कुल में लिमिटेड रहता है, तो ये डिमांड रहेगा। दूसरा जो चेयरमैन का ग्रुप इंश्योरेंस है वो आज केवल 5 लाख है, 4 लाख है। अभी चेयरमैन क्लब मेंबर का 4 लाख का ग्रुप इंश्योरेंस क्या कैसे चलेगा? 4 लाख का तो जिसने जिंदगी दी है उसको 4 लाख का आप इंश्योरेंस, 4 लाख का उसका ग्रुप इंश्योरेंस ज्यादा दो। और ग्रुप इंश्योरेंस हमें दिया था ना कृष्णा जी, हम मेमोटो देती थी, सेमेस्टर का एक मेमेंटो देती थी कन्वेंशन में, वो हमने अच्छा मेमेंटो नहीं, उनको बोला मेमेंटो का पैसा आप रखो, मैं इंश्योरेंस दे दो ग्रुप इंश्योरेंस। 16 से इन्वेस्ट नहीं हुआ, आज मोमेंटो देते उसकी कॉस्ट भी 4 गुना बढ़ गई। हमारा सही इंश्योरेंस बात भी करो ग्रुप इंश्योरेंस आप। आज फील्ड में जाते सबसे ज्यादा एजेंट फील्ड में बहुत एक्सीडेंट होता है, डेथ होती है, मेरे पास हमारा माल तो फील्ड में जाता है बेचारा, काम पे मोटरसाइकिल पे, उसमें डेथ हो जाती है उसकी, समझ गए ना? तो एजेंट रिस्क प्रोन ज्यादा है। जो बिल्कुल ऑफिस में बैठ के काम, अगर मैं ऑफिस में बैठा हूँ तो सेफ हूँ, फील्ड में जाऊंगा तो आई एम रिस्क प्रोन, रिस्क है रिस्क इज मोर। जब यशवंत सिन्हा आए थे हमारी मीटिंग में, अब 98 में आगरा में जनरल काउंसिल मीटिंग में, उसमें मेडिक्लेम नहीं था। तो यशवंत ओके सिन्हा ने बोला कि भाई देखो हम लोग भी नेता लोग हैं, वोट लेने के लिए गली गली में जाते हैं, आप भी बीमा करने के लिए गली गली में जाते हो, वहां जैसा गंदा पानी होता है हम भी पीते हैं, आप भी पीते हो, वहां देसी भी चाय होती है हम भी पीते हैं, क्योंकि हमें वोट चाहिए, आप भी पीते हो क्योंकि आपको बीमा चाहिए। तो आपके और हमारे बीमार होने के चांसेस ज्यादा है। उसमें एमडी बैठे थे मीटिंग में, उनको बोला इनको मेडिक्लेम दो, ऐसा जाके एजेंट को मेडिक्लेम दिया, मतलब लॉजिकली उन्होंने समझाया, जी समझ गए ना? बिल्कुल सही बात है बिल्कुल बिल्कुल और जो चलिए ग्रुप, थैंक यू सो वेरी मच सर आपने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को उठाया और हम उम्मीद करते हैं कि एडवाइजर भी इन चीज़ों को समझे और हम बिल्कुल एडवाइजर के फेवर में ये चीज़ रिक्वेस्ट करेंगे कॉरपोरेशन से कि एडवाइजर को दरकिनार ना किया जाए एडवाइजर को प्रायोरिटी दी जाए उसको रिटेन किया जाए डेफिनेटली क्योंकि आज के देश में आप जैसे सोचिए कोई 50 साल से एलआईसी के साथ काम कर रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही कर रहे होंगे इस संस्था में वो ताकत है जो पूरी जिंदगी भर आपको पाल सकती है बट बीच में कुछ ऐसे डिसीजंस कई बार ऐसा सिचुएशन हो जाता है जिसको बात करके डिबेट करके एक सही अर्थपूर्ण समस्या का समाधान निकाल करके दोनों ही विन विन सिचुएशन को मैनेज करके किया जा सकता है और आने वाली जनरेशन्स को एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करके दिया जा सकता है कि एलआईसी एजेंसी इज रियली अ गोल्ड माइन और देश का पैसा देश में रहेगा एडवाइजर एक अच्छी इनकम कर पाएगा देश को सिक्योर कर पाएगा तो इसके लिए आपका विशेष रूप से धन्यवाद और आप समय समय पर हमें मार्गदर्शन देते रहें और ये बात जिन एडवाइजर्स तक जा रही है मैं पर्सनली आप सभी लोगों से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप अगर एलआईसी एजेंट हैं तो जरूर इस वीडियो के कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए कि इस वीडियो में हमने जो चर्चा की है क्या आप सहमत हैं क्या आपको लगता है कि हमने आपके फेवर में कुछ बात उठाने की कोशिश की है जिसको मैनेजमेंट तक पहुंचाया जाए आप सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने ब्रांच के मैनेजर्स एलआईसी के जितने भी अधिकारी लोग हैं उन तक शेयर जरूर करें ताकि उनको पता चले कि एडवाइजर की असल दिक्कतें हैं क्या और पहले के राजा महाराजा प्रजा में जाते थे वेश बदल के जाते थे ये जांचने के लिए कि मेरी प्रजा मेरे से खुश है भी या नहीं तो ये देखने वाली बात है कि एलआईसी के चेयरमैन और एलआईसी के जो आपने कहा कि दोराई स्वामी जी ने ये अच्छा काम किया कि 25 साल प्लस लोगों को सम्मान किया है बहुत अच्छी बात है ये रिकग्निशन बहुत जरूरी है मैं कॉर्पोरेट में एचसीएल में था पियर्सन में था एक्सेल में था हर 3 महीने में हमारा रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन प्रोग्राम हुआ करता था और उसमें क्योंकि हमें पता है कि अभी 3 महीने के बाद एक बड़ा फंक्शन होने वाला है कंपनी में उस दिन हमारा काम
प्रायोरिटी नहीं होता है, बड़ी पार्टी होती है और जो टॉप परफॉर्मर होते हैं, उनको बहुत बढ़िया गिफ्ट मिलते हैं। तो उसके चक्कर में 3 महीना लगातार काम खींच के हम करते थे। तो मैं चाहता हूँ ऐसा कुछ रिवॉर्ड रिकॉग्निशन उसकी वजह खाली से थाली कटोरा के थोड़ा उससे बाहर आए कंपनी, और कुछ ऐसे रिवॉर्ड रिकॉग्निशन मंथली अनाउंस कर दे बढ़िया वाले, कि एजेंट को लगे कि यार ये तो मुझे अचीव करना है। बहुत आप सही बोल रहे हैं। चेयरमैन क्लब का जो ओनर होता है, जैसे जिसने 25 साल किया सेम क्लब में, या 15 साल किया, 60 साल उम्र हो गया 15 साल, या 60 साल से उम्र का में तो 25 साल कंटिन्यूस, या 60 उम्र हो गया तो 15 साल कंटिन्यूस, तो उसको ऑल इंडिया लेवल पे चेयरमैन अपने हाथ से सिल्वर मेडल लेके ऑनर करते थे, साल उड़ाते थे। अभी फोटो ये साल आए वापस 5-6 साल बाद में, क्या सम्मान होता है। और हजारों जनों के सामने अगर किसी का सम्मान होता है, वो बंदा तो आपके लिए दिन रात से काम करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने एग्जाम्पल दिया, जब मैं एडिटर था एपी न्यूज का, तो मैंने एडिटोरियल भी बनाया। तो सैनिक जो लड़ता है ना देश के लिए, वो पैसे के लिए नहीं लड़ता है। हुँ। उसको देश के प्रति इतना प्यार होता है, इतना मोह होता है, इतना प्रेम होता है, वो अपनी जान की बाजी तक लगा देता है। ये स्थिति एलआईसी एजेंट, अगर आपने ठीक से उसको, हम पैसे के लिए काम नहीं करेंगे, पैसा तो आज की डेट में एलआईसी एजेंट के लिए बहुत एवेन्यू है, कहीं भी कमा लेगा। लेकिन एलआईसी हुँ, अगर उसको हुँ। इतना प्यार दे, इतना स्नेह दे, इतना उसका ध्यान रखे कि आपके लिए जान की बाजी लगा दे। आज भी एलआईसी जो शेयर गया है हमारा, हम शेयर वापस ला सकते हैं, और टॉप नंबर 1 भी है। लेकिन पहले जितना था शेयर, उतना हम वापस ला सकते हैं। मैं मैनेजमेंट से भी बात करने वाला हूँ आपके माध्यम के थ्रू भी, शायद उनके तक संतोष पहुंचे। और इस मैनेजमेंट से दोरे स्वामी जी आने के बाद में, चेयरमैन बनने के बाद में हमें, और ये सीईओ बनने के बाद में, आशा इसलिए है कि पॉजिटिव सिग्नल आ रहे हैं। लेकिन जितना कम्युनिकेशन गैप होता है ना, आपस में बात नहीं हुँ। होती, तब तक हल नहीं निकलता जी, जी। है। तो जो आईसीसी मीटिंग है, वो दुबई से वो एलसी बुला नहीं रही थी इतने साल से। बुला रही थी तो जैसे आपने बताया, वो गए, वापस आए, क्या मिला कुछ पता नहीं। तो हुँ, फ्रूटफुल हुँ। मीटिंग होनी चाहिए। जब मीटिंग करते फ्रूटफुल हैं तो मीटिंग होनी फ्रूटफुल चाहिए। होनी चाहिए, जिसमें एलएससी का फायदा हो। या तो वो अपनी बात हमें समझाए, हम उनकी बात उनको समझाए। मीटिंग का मतलब यही है, हुँ, हुँ। बराबर है ना। तो ये आशा करते हैं कि एलएससी आईसीसी मीटिंग बुलाएगी हमारे ग्रुप के साथ में भी, और एक अच्छा वातावरण बनेगा। और हम 3 महीने जो बचे हैं ये साल के, 3 महीने में कोई चमत्कार करके एजेंट बताएगा हमको, ऐसे मेरी आशा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम सर, थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना समय दिया। और जो भी एडवाइजर यहाँ तक इस वीडियो को देख रहा है, इस बात का ये प्रमाण है कि आप सच में इस बात से कनेक्ट करते हैं, फील करते हैं, तभी आप वीडियो को यहाँ तक देख पा रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ब्रांच के हर अधिकारी तक इस बात को पहुँचाइए। जब वो आपकी बात से कनेक्ट होगा तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि बड़े लेवल तक ये बात जाएगी। और जो जो एडवाइजर के लिए हम जिस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, बहुत ही लॉजिकल बातें हैं। इसमें कंपनी का सबसे ज़्यादा फायदा कंपनी का है, क्योंकि एलआईसी का जो शेयर मार्केट शेयर आज लूज हो रहा है, बहुत रैपिडली लूज हो रहा है, और एफडीआई आने के बाद तो और ज्यादा कंपटीशन आने वाला है। एलआईसी को ना चाहते हुए भी मार्केट रिलेटेड जो जो प्राइवेट इंश्योरेंस वाली पॉलिसीज आ रही हैं, इस तरीके की कॉम्पिटिशन को हैंडल करने के लिए मतलब प्लान्स लेके आने पड़ेंगे। अगर एलआईसी को स्टैंड आउट करना है, अपना मार्केट शेयर बचाना है, एलआईसी के एजेंट्स को रिटेन करना है, अगर वही तन मन धन से चाहती है एलआईसी के एडवाइजर काम करें, तो उसके लिए एलआईसी एजेंट की सुननी बड़ी जरूरी है। वो राजा बनना जरूरी है जो प्रजा के पास जाए और उनसे फीडबैक ले और उस पर काम करे। ऐसी उम्मीद हम एलआईसी मैनेजमेंट से करते हैं। बाकी हम अपना काम निरंतर 365 दिन सुबह 5 बजे उठ के अपने अभिकर्ताओं के लिए करते रहेंगे, और ऐसे ही आप हमें मार्गदर्शन देते रहिए सर। जी, कृष्णा जी, आप एक साधु जैसा काम कर रहे हैं। साधु हजारों लोगों को प्रवचन देता है, सुधारने के बाद बोलते, उसको मालूम है कितने सुधरने सुधरे नहीं सुने हो, कभी निराश नहीं होता। आप भी जी। कंटिन्यूस अपना काम कर रहे हैं, साधु जैसा जीवन में करता, साधु वृत्ति से काम कर रहे हैं। एक दिन आपका असर आएगा जरूर। और आपका ये जो लोगों की दुआ आपको मिलेगी, क्योंकि आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनकी जो फीडबैक है उसको आगे ला रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम है। और आप ऐसा नहीं कि आज आए और कल चलेंगे, आप कंटिन्यूस कर रहे हैं। कई बार जी। नए नए चैनल आते हैं, आज के साल पर बाद में गायब हो जाते हैं। आप ऐसा नहीं कर रहे, मैं देख रहा हूँ चैनल पे भी देखता हूँ, आपको लोगों से फीडबैक भी देता है। इसलिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो लोगों की दुआएं भी आपको मिलेगी। और हमारे सरकार भी इस बात को सोचे, कोशिश करेंगे हम लोग। मिनिस्टर को जी। भी जी। चिट्ठी लेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर को भी चिट्ठी लिखेंगे। थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने आपके आपके आशीर्वाद के लिए, और थैंक यू सो मच, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।